हेलो एवरीवन। तो ये हमारा पार्ट 2 है आपका हिंदी का, जो पेपर आपका 4 फरवरी 2023 को हुआ था। तो पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। तो उसमें ये देखा था हमने कि आपका 2 पैसेज दिया हुआ था। एक पैसेज आपका था 1 से 2 लेकर 9 क्वेश्चन तक, और दूसरा था 10 से 15 क्वेश्चन तक। तो यहाँ तक हमने किया था। तो इससे ये पता चला था कि 2 पैसेज आपके आएंगे एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट आज हम लोग जो करने वाले हैं 16 क्वेश्चन से। ठीक है। तो 16 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है दोस्तों। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गृह भाषा और मातृभाषा। तो देखिए, अध्यापक की मदद से यानी स्कूल हो गया, तो स्कूल में आपको हो जाता है सेकंड लैंग्वेज, और जो आपका घर का होता है वो होता है प्राइमरी लैंग्वेज यानी प्रथम लैंग्वेज। ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा कि द्वितीय भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। अध्यापक छात्रों को संवाद करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करके भाषा निर्देश में एक सूत्रधार के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने से भिन्न है कि यह मुख्यतः, है ना, रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः, तो पहला ऑप्शन है कि अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। सेकेंड ऑप्शन है नियमों पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान समझे जाएं। और थर्ड कहता है नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है। और डी कहता है ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है। ठीक है। क्वेश्चन क्या था, रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने से भिन्न है कि यह मुख्यतः, तो इसका दोस्तों ए नंबर है कि अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। ठीक है। ये जो हमारा स्टडी का जो फॉर्मेट है, रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम, तो इसमें हम लोग क्या देते हैं, तो आपके मीनिंग पर अर्थ देते हैं, अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और ये आपसे अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। ठीक है। हर चीज़ रूल रेगुलेशन से सीखे जाएं। तो रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। ठीक है ना। ओके। 18 क्वेश्चन कहता है कि किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है। तो अब चारों का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि रचनात्मक उपागम क्या होता है, आदेशात्मक उपागम क्या होता है, वर्णनात्मक उपागम क्या होता है और संरचनात्मक उपागम क्या होता है। तो क्वेश्चन में क्या है कि किसके अंतर्गत, इसमें कौन सा उपागम है जिसमें लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए नंबर, आदेशात्मक उपागम। इसमें सुझाव नहीं देना है, सीधा आदेश देना है कि आपको ये काम करना है। ठीक है ना। फॉर्मेट क्या है आदेशात्मक उपागम का, कि इसमें लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि आपको ये काम करना है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, आदेशात्मक उपागम के अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। रचनात्मक उपागम क्या होता है दोस्तों। रचनात्मक शिक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र के पूर्व ज्ञान, आस्थाओं और कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। 19 नंबर कहता है कि जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। तो अभिग्रहण, अनुकूलन, मूल्यांकन, समीक्षा। इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर, अनुकूलन। कि जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है। जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे अनुकूलन कहा जाता है। अभिग्रहण क्या होता है दोस्तों। आशु बेल ने यह सिद्ध किया है कि अभिग्रहण रट कर ही नहीं बल्कि समझ कर भी हो सकता है। अभिग्रहण सीखना दो प्रकार का होता है, पहला है रट कर अभिग्रहण सीखना और सेकंड है आपका अर्थपूर्ण अभिग्रहण सीखना, अर्थपूर्ण अभिग्रहण सीखना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 20, योगात्मक आकलन क्या है। तो निदानात्मक और उपचारात्मक है, विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्ट देता है,
या शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है, या शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका हो जाएगा डी नंबर। योगात्मक आकलन क्या है दोस्तों? शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक्सप्लेनेशन इसका है कि योगात्मक आकलन शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। छात्रों की विषय संबंधी कठिनाइयों और कमजोरियों को ज्ञात करना निदानात्मक परीक्षण है। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? छात्रों की विषय संबंधित कठिनाइयों और कमजोरियों को ज्ञात करना हो गया निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट है, किसी उपागम के अंतर्गत किसी विषय को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। किसी उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। तो इसका पहला हो जाएगा आपका समग्र भाषा। ठीक है ना। समग्र भाषा क्या है? उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। ठीक है ना। समग्र भाषा उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है? विशिष्ट सूचना, ठीक है, स्पेशल सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं तो ये हो गया बारीकी से पढ़ना। ठीक है ना, पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ना, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ना, यही होगा विशिष्ट सूचना। तो देखते हैं ऑप्शन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, यही होगा। एक्स्ट्रापोलेशन, पाठ के बाहर जाना नहीं, विश्लेषण। ठीक, तो अब क्या है कि ज़्यादा ऑप्शन आदमी विश्लेषण मारेगा विशिष्ट को, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, जब हम किसी विशेष सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन है? तो आपका बारीकी से पठन। तो देखिए क्या है ये कि जब हम किसी विशेष सूचना को जानने के लिए कोई पाठ सामग्री पढ़ते हैं तो यह आपका बारीकी से पठन कहलाता है। पठन कौशल निम्नलिखित हैं: सस्वर पठन, मौन पठन, गहन पठन और आपका हो गया व्यापक पठन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो उत्पादक भाषा कौशल में कौन से शामिल हैं? ठीक है, दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल हैं? तो पठन और लेखन, श्रवण और वाचन, श्रवण और पठन और वाचन और लेखन। इसका है डी नंबर दोस्तों, वाचन और लेखन कौशल दो उत्पादक भाषा कौशलों में शामिल हैं। कि दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल हैं दोस्तों? तो आपका वाचन और लेखन, वाचन और लेखन कौशल दो उत्पादक भाषा कौशलों में शामिल हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं, बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं और औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं। तो प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे, तो प्रथम भाषा में आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने फैमिली बैकग्राउंड से आप सीखते हैं। ठीक है, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। और सेकंड भाषा के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है, जो आपको अध्यापक के द्वारा स्कूलिंग में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में, ऐसा नहीं कि अपने आस लोकल लैंग्वेज के लिए हमें विशेष एफर्ट डालना पड़ता है, बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, यही होगा आपका। औपचारिक स्थितियों में नहीं, औपचारिक अर्जित ऐसा कुछ नहीं, सीखना अर्जित करना दोनों की चीज़ है। ठीक है, तो आपका बी नंबर हो जाएगा। प्रथम भाषा मतलब हो गया कि इसमें एफर्ट नहीं डालना है और मुझे क्या है लोकल लैंग्वेज यानी मदर टंग को सीखना है और अपने फैमिली बैकग्राउंड का जो लैंग्वेज है उसको सीखना है, तो बोलचाल में ही हम लोग सीख लेते हैं बचपन में। ठीक है, तो प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। क्या है? प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? तो स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान, स्वानिकी या वाक्य विन्यास। तो इसका आंसर है सी नंबर, स्वानिकी। क्या कहता है? स्वानिकी ध्वनि का उत्पादन और बोध है।
स्वर विज्ञान क्या होता है? स्वर्निकी या स्वर विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, स्वर्निकी ध्वनि का उत्पादन और बोध है। तो स्वर विज्ञान क्या कहलाता है? तो स्वर्निकी या स्वन विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। 20 नंबर है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? तो ऑप्शन है विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं और विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं। तो इसका हो जाएगा सी नंबर दोस्तों, विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? तो आपका सी नंबर है कि विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं। ओके, ये आपका नहीं है, क्वेश्चन पूछा है नहीं कि विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, ये आपका नहीं है, बाकी सब होते हैं। ठीक है, उपर्युक्त निम्नलिखित विकल्पों में विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है, जबकि अन्य सभी विकल्प श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश हैं। ओके, नेक्स्ट आपका 27, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है? तो संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, व्यवहारवादी उपागम और समग्र भाषा उपागम। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, संप्रेषणात्मक उपागम। संप्रेषणात्मक उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है। संप्रेषणात्मक उपागम जो है मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है। संरचनात्मक उपागम, इस उपागम के अंतर्गत एक संरचना में परिवर्तन आने से इसकी संपूर्ण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, संरचनात्मक उपागम क्या होता है कि इस उपागम के अंतर्गत एक संरचना में परिवर्तन आने से इसकी संपूर्ण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है आपका 28, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी? ठीक है, नहीं आएगी, याद रखिएगा। तो पाठ के साथ अंतःक्रिया करना, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना, और आपका है प्रत्येक शब्द को पढ़ना। ये दिया हुआ डी नंबर कि निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द को पढ़ना अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, प्रत्येक शब्द को पढ़ना जो है अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी। तो डी नंबर आपका, प्रत्येक शब्द को पढ़ना जो है आपका अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट आज का, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? क्या सही अधिगम योजना? तो लचीलापन का अभाव, अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित और आपका एक ही तरीके पर आधारित। तो अधिगम योजना के बारे में आपका बाल केंद्रित, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है कि अधिगम योजना के बारे में बाल केंद्रित सही है, जबकि अन्य तर्क संगत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो आपका हो गया गलती का विश्लेषणात्मक अध्ययन हो गया त्रुटि, त्रुटि का मतलब हो गया गलती, तो त्रुटि विश्लेषण। गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन जो हो गया दोस्तों आपका त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। तो यही था हमारा हिंदी का जो हमने कंप्लीट कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा इंग्लिश का आएगा, जो कि ये भी आपका 30 क्वेश्चन आएगा। इसमें मोस्ट प्रोबेबल 15 क्वेश्चन आपका जो है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक है, तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।